जय हिंद दोस्तों, डू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23rd, 24th और 25th ऑफ मई का करंट अफेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कंपटीशन हो, हर जगह पर यूजफुल रहेगा। और ये बहुत ही यूनिक और सबसे तेज आने वाला करंट अफेयर है जो सबसे पहले मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे कंट्री में एक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, बेसिकली स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट हमारे जो बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको स्मार्ट करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हमारा जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम रहेगा वो बहुत ही हाईटेक रहेगा। कैसे हाईटेक रहेगा कि हम यहां पर बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिससे हम हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कर सके। लाइक जैसे ड्रोन्स, रडार्स, इन सभी से हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट होंगे और सब कुछ एआई बेस्ड होगा, और जिसकी वजह से जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो बहुत फास्ट और बहुत रियल होगा। इसीलिए यहां पर ड्रोन, रडार, स्मार्ट फेसिंग, एआई बेस्ड और ऐसा कंट्रोल रूम कि जो सारे बॉर्डर्स का टोटल कंट्रोल एक जगह ही देखा जा सके। तो इससे कि जो बाहर से स्मगलिंग होती है या फिर जो भी घुसपैठी हमारे देश में घुसते हैं उसके लिए बहुत अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम हो जाएगा कि वो लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे बिना इजाजत के। तो ये हमारे कंट्री में होने जा रहा है और ये हमारे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमने इसको जोड़ा है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है हमारे कंट्री में। अब यहां पर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, बॉर्डर लाइन है, उस पर कौन सी फोर्स तैनात रहती है? तो सबसे पहले बीएसएफ रहती है। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। तो आज की डेट में भी यही हमारे बॉर्डर पर चारों तरफ फैली हुई है। सबसे पहले ये जितने भी आतंकवादी या जो भी टेररिस्ट आते हैं उनका सामना पहले इनसे होता है। साथ में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बॉर्डर लेंथ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम यहां पर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर यहां पर हो जाता है। यानी कि जो टोटल बॉर्डर की लेंथ है वो कितनी है? 4096, 4096 किलोमीटर ये हो जाती है। अब जो स्मार्ट सीमा परियोजना या कहेंगे स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट जो शुरू किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? किसकी स्ट्रेंथ के लिए? बॉर्डर की सिक्योरिटी के स्ट्रेंथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी थी जो आपने समझी है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। अब फिर से हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी बात आई और वो था एक और अग्नि-1 मिसाइल, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसका फिर से टेस्ट हुआ और वो हमारी अग्नि-1 मिसाइल पास हो गई। और ये मैन्युफैक्चरिंग हब जो बन रहा है वो शिरडी में बन रहा है। अग्नि-1 मिसाइल का जो टेस्ट हुई थी जो अब बनाई जाएगी वो कहां बनाई जाएगी? शिरडी में बनाई जाएगी। इसका नाम क्या है? बेसिकली शिरडी रक्षा निर्माण केंद्र। जी दोस्तों, शिरडी रक्षा निर्माण केंद्र कहां पे है? महाराष्ट्र। जो अहिल्यानगर के नाम से बना है, जो पहले अहमदनगर था, वो जहां पर साईं बाबा जी का प्रॉपर टेम्पल है जो बहुत फेमस है, वहां की बात हो रही है। तो शिरडी के नाम से ये आई, शिरडी रक्षा निर्माण केंद्र यहां पर ये बनाया जा रहा है। तो शिरडी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पर तैयार किया जा रहा है जिसमें अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा। और इसकी जो एक तरह से आप कह सकते हो स्ट्राइक टारगेट है वो कितना है? 700 से 1200 किलोमीटर, 700 से 1200 किलोमीटर ये स्ट्राइक कर सकती है, यानी कि अपने दुश्मन को मार गिरा सकती है। और इसके अंदर क्या है? शिरडी में जो ये बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, इसमें सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बनेंगी दोस्तों, इसमें ड्रोन, गोला बारूद सब कुछ तैयार किया जाएगा। एक बात और यहां पर मैं मेंशन कर दूं, जो ये पूरी तैयारी हो रही है वो डीआरडीओ की तरफ से हो रही है। जो डीआरडीओ है बेसिकली
ये सब रिसर्च का जो काम करता है, ये प्रोडक्शन करता है, जो लाइक जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाना, मिसाइलें बनाना, गोले बारूद बनाना, इस तरह की सारी चीजें ये तैयार करता है। और साथ में जो अग्निवन मिसाइल है, इसकी भी खास बात क्या है, जो मिसाइल सिस्टम होता है उसकी खास बात ये होती है कि जब उसको लॉन्च किया जाता है, थोड़ी ही देर बाद लॉन्च के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है और जो ग्रेविटी होती है, उसकी वजह से ये अपनी तेज टारगेट, अपने बहुत तेजी से अपने टारगेट को अचीव करती है। तो ये मिसाइलें अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ये अग्निवन मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है? वो क्रूज मिसाइल नहीं है, वो एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है, वो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ के बारे में मैंने हमारी पुरानी वीडियो में भी बताया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। ये वो एजेंसी है जो ये सारे काम करती है, और डीआरडीओ से ही जुड़े हुए हैं हमारे मिसाइल मैन। Who is the missile man of India? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, डीआरडीओ को बदल दिया और बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट रही। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट। और ये कितने किलोमीटर तक का वॉर करेगी, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 700 से 1200। तो मैक्सिमम लिखना है 1200, तो 1200 पे टिक लगाना है, 700 पे टिक नहीं लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब जब हम बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड्स की, फॉरेन रिलेशंस की, तो अब इंडिया में एक क्वेड समिट हो रही है। क्वेड का मतलब दोस्तों होता है 4 देश। तो क्वेड समिट हो रही है जिसमें सारे विदेश मंत्री आते हैं। क्वेड समिट जो बेसिकली कोलैबोरेशन हुआ हुआ है, गठबंधन जो बना हुआ है क्वेड का, उसमें 4 कंट्री हैं। वो 4 कंट्री कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों को मिलाकर ये संगठन बनाया है, ये क्वेड बनाया गया है। और इसमें होता क्या है, इन चारों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं और बैठकर बात करते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक समिट है। ये कोई ऐसे जैसे कह सकते हो कोई डिफेंस से रिलेटेड नाटो के जैसा नहीं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वैसा नहीं है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, स्ट्रेटेजिकल है। एआई बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों पर डिस्कस करेगा, पूरे वर्ल्ड में कैसे चीजें करें, हम चीजों को मैनेज कैसे करें, उस पर स्ट्रेटेजी पर बात करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी पर बात करता है। 23 से 26 ऑफ मई तक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यहां पर दौरे पर हैं, जिन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद विजिट की अलग अलग जगहों पर, और इसमें 4 कंट्री के नाम जो मैंने बताए वो हैं। इससे हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, इवन अमेरिका से ही नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड सभी से, यूएसए से। तो इस तरह से ये हमारे कई चीजों में हेल्पफुल है, सिक्योरिटी एंड ऑल। अब क्वेड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो रशिया नहीं है, भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और यूएसए अमेरिका भी है। वो 4 देशों को मिलाकर बना है, रशिया नहीं है। क्वेड समूह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेड ग्रुप्स इज मेनली रिलेटेड टू विच रीजन? तो इंडो पैसिफिक रीजन इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये बहुत जरूरी बात है जिसको आपको याद रखनी है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें शांति बनी रहे, उसमें अच्छी स्ट्रेटेजी चले, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा रहे, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा रहे, सारी बातों के बारे में ये सोचता है, इंडो पैसिफिक के बारे में ज्यादा सोचता है। और ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, तो इसकी पूरी तैयारी इसी के आधार पर होती है। अगर हम अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी है, ये एडिशनली आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज वैसे आपको मालूम होगा। अब एक और हम बात करने जा रहे हैं, हमारे देश की बेटी ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। रुक्मणी गोगोई, ये असम की बेटी है। असम के लिए एक बहुत, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड मूवमेंट है। फर्स्ट वीमेन फ्रॉम असम टू सबमिट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली असम की महिला बनी है ये, और इनका नाम है रुक्मणी गोगोई। अब इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल की है, असम की पहली महिला बन गई है ये। अब इन्होंने, ये जो हिस्सा थी वो किसकी हिस्सा थी?
आईटीबीपी जो हमारी बॉर्डर फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है, उसमें विमेन विंग में थी ये, और पूरी विंग ने यहाँ पर चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट की, और ये पहली महिला बनी जिन्होंने असम की, जिन्होंने ये चढ़ाई की। अब माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। ये याद करने की जरूरत है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन किसके लिए है? वीमेंस के लिए है और यूथ के लिए है। तो ये यहां पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हो। ये प्राइड ऑफ असम एंड इंडिया की बात करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो ये रुक्मणी गोगोई किस स्टेट से रिलेटेड हैं? जो माउंट एवरेस्ट पर गई हैं तो आसाम से रिलेटेड हैं। आसाम जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? कमेंट बॉक्स में भी लिख दो दोस्तों, 8848.86 मीटर। उसके बाद रुक्मणी गोगोई वाज पार्ट ऑफ विच फोर्स? जिसमें विमेन बेसिकली विमेन विंग है तो आईटीबीपी है। और यहां पर बताया माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? ये थोड़ा अलग मैंने इसलिए डाला क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो अरावली, विंध्या, सतपुरा नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अब एक और बड़ी बात, एक और प्राउड मूवमेंट फॉर अस, फॉर इंडिया। गुरिंदर वीर सिंह जो हैं एशिया के सेकंड फास्टेस्ट रनर हैं, एशिया के सबसे तेज दूसरे नंबर के दौड़ने वाले जो एथलीट हैं वो गुरिंदर वीर सिंह बने हैं। इन्होंने 10.9 सेकंड में 100 मीटर की जो रेस थी, जो दौड़ थी, उसको हासिल कर लिया। तो यानी कि गुरिंदर वीर सिंह एशिया के दूसरे सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट हैं जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.9 सेकंड में पूरी की, और पुराना रिकॉर्ड जो 10.15 सेकंड का था वो तोड़ दिया गया। तो ये हमारे एथलीट के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, 10.9 सेकंड। और भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? जो सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति थे तो वो मिल्खा सिंह को बोला जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग और इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने इसमें डाला। तो मिल्खा सिंह को भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो 100 मीटर की दौड़ है वो किस खेल से संबंधित है? एथलीट से संबंधित है। और कितने मीटर लंबी दौड़ की उन्होंने? तो 100 मीटर लंबी दौड़ की उन्होंने। तो ये 2-3 चीजें आपको जाननी जरूरी हैं। अब बात करते हैं हम फिर से एक बहुत बड़े सम्मान की जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को मिला। वो था मेजर अंबालिका। मेजर अंबालिका ने यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जीता है। ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। कौन सा अवार्ड? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है बेसिकली दोस्तों, यूएन एक हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका नाम आप कई बार बीच में मीडिया में या न्यूज में सुनते रहे होंगे। तो ये एक बेसिकली पीसफुली काम करती है, सेनाओं को अलग अलग देशों से लेती है जो इसका भाग होते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं जिसमें भारत भी है, वो सदस्य देशों की कुछ सेनाओं की टुकड़ी लेती है और इनको शांति सेना बोला जाता है और उसको अलग अलग जगह डिप्यूट किया जाता है। उसमें महिला विंग में इंडिया को ये यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है। तो इस तरह से मेजर अंबालिका को ये अवार्ड मिला है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय दल के साथ अपनी सेवाएं दी हैं और बेसिकली यहां पर जो है आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स है जेंडर इंक्लूजन के लिए, लैंगिक समानता के लिए। तो इस तरह से यहां पर बात हो रही है मिलिट्री रेपुटेशन की, जो इंडिया की बहुत ही अच्छी मतलब एक तरह से जगमगाई है। सेवा, साहस, समर्पण, इस माध्यम से हमारी मिलिट्री काम करती है। अब यहां पर कौन सा पुरस्कार मिला, वापस से बता दूं, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी मुद्दों पर काम करती है, जिसमें शांति सेना का भी काम करना इसका एक उसका हिस्सा है, इसके काम का हिस्सा है। इसका जो मुख्यालय है वो यानी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और यहां पर बेसिकली विच कंट्री कंट्रीब्यूट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस? तो इंडिया सबसे बड़ा
यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में सबसे बड़ी हेल्प करने वाला, सेवा देने वाला अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। इंडिया की मिलिट्री इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, सबसे ज्यादा काम करती है। अब हम बात यहां पर करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। ये वेनेजुएला के लिए जाता है कि हु इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया, तो दिस इज द वेनेजुएला। लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इज ऑल्सो रशिया, रूस पहला ही है, ये थर्ड है। तो ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है, सबसे बड़ा तेल का सप्लायर कौन है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का जो सिस्टम है, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम सिस्टम है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये आपके सामने मैप में हमने वेनेजुएला और इंडिया की पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया है। तो थर्ड लार्जेस्ट की बात है, ऑफ कोर्स वेनेजुएला। ओपेक, ओपेक बेसिकली वो ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती है। ऑयल एक्सपोर्ट कंपनीज का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो ये बेसिकली इसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक ये सब आते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये मतलब तेल की सप्लाई करती है, ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट करती है। तो अगर आप देखते हो पूरी दुनिया में जो तेल के रेट में कहीं ना कहीं कम ज्यादा और ऑयल कहीं ना कहीं कम ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। तो ओपेक के बारे में ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। भारत का सबसे बड़ा मैंने बताया रशिया है। और वेनेजुएला जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, साउथ अमेरिका में है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यहीं तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान में रखने थे और करंट अफेयर ध्यान में रखने थे। आपने नोट कर लीजिएगा इसको, और टेलीग्राम के हमारे चैनल पर इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, तो वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, फिर क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।